हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज के एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर साथ में बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर सेकंड ड्यू सोल एनसी वेब। ये लेटेस्ट वीडियो होने वाली है, एनईपी का सिलेबस होने वाला, जिसमें पढ़ने वाले आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 सेंचुरी से 1200 सेंचुरी तक। और आज हम पढ़े यूनिट नंबर 3 का लेसन नंबर 2, यानी कि इससे पहले की जो यूनिट नंबर 3 का लेसन नंबर 1 था वो हमने पढ़ के वीडियो अपलोड कर दी है। उसके लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगी। और हाँ, इससे पहले भी 2 यूनिट वीडियो थी जो कि हमने पढ़ के एक्सप्लेन कर दी और पूरी वीडियो जो अपलोड हो चुकी है, तो उसकी भी वीडियो एक्सप्लेनेशन लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और भी कई सारी वीडियोस की और भी कई सारी बुक्स जो है हमने अपलोड कर दी हैं, पढ़ा दी हैं, वो उनकी वीडियो लिंक भी आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। फुल एक्सप्लेनेशन वाले वाला विद नोट्स के साथ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेता है, ताकि आने जितनी भी न्यू वीडियोस उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ज्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 3 का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है प्रारंभिक मध्यकाल की ओर। इन प्रारंभिक जो मध्यकाल था उसकी ओर, जिसमें आता हमारा वर्धन, जो वर्धन शासक थे, वर्धन वंश था, वो जान सकते हैं, वर्धन वंश शासक, ठीक है। और पल्लव आप शासक कह सकते हो, पल्लव वंश कह सकते हो, ठीक है। और हमारे फिर चालुक्य। इस टाइम पे जो सांस्कृतिक विकास हुआ, किस तरीके से सांस्कृतिक विकास हुआ, और भी कई सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है वर्धन। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा? वर्धन। उत्तर भारत में छठी सदी के आगमन के साथ गुप्त शासन का पतन होने लगा। जब उत्तर भारत में जो छठी शताब्दी का जो आगमन हुआ, शुरुआत हुआ, आने लगा, आगमन होने लगा, तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो गुप्त शासन था उसका पतन होना शुरू हो गया या फिर स्टार्ट हो गया। इसका अंत होते होते अनेक छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आए। जब इसका अंत हुआ तो अनेक छोटे छोटे राज्य थे, स्टेट्स थे, वो क्या हुआ, अस्तित्व में आने लग गया। इन्हीं में से एक था थानेश्वर। इन्हीं में से एक क्या था हमारा? थानेश्वर, जो कि हरियाणा में है, ठीक है। थानेश्वर कहां पर है? हरियाणा में है, ठीक है। पृष्ठभूति का उदय, जहां पे पृष्ठभूति का उदय कन्नौज में मोखरियों का शासन। कन्नौज में क्या था? मोखरिय शासक थे, वंश कह सकते हो, शासक कह सकते हो, ठीक है, उनका शासन था। पृष्ठभूति राज अपने नाम के आगे में क्या करते थे? वर्धन जोड़ा करते थे। अब समझ में आया वर्धन क्या था? वर्धन क्या, जो पृष्ठभूति के जो शासक हुआ करते थे वो लोग क्या करते थे? अपने नाम के आगे में क्या जोड़ा करते थे? वर्धन जोड़ा करते थे। यही कारण है कि इसे वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। यही एकमात्र कारण था जिन्हें वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। वर्धन परिवार की राजकुमारी राजश्री का विवाह मोखरी राजा के साथ में हुआ। जो वर्धन परिवार की जो राजकुमारी थी, उनका जो विवाह हुआ था मोखरी राजा के साथ में हुआ था। बाद में मोखरी शासक की मृत्यु होगी। जो बाद में क्या, कुछ टाइम बाद क्या, जो मोखरी शासक था उसकी मृत्यु हो गई। मुखरी शासक की मृत्यु के बाद, जो मुखरी शासक था उसकी मृत्यु के बाद, जो राजश्री का जो भाई था हर्षवर्धन, उसने क्या किया, वो कन्नौज और थानेश्वर दोनों पे ही क्या हुआ, उसका वास्तविक शासक बन गया। फिर उसका शासन स्थापित हो गया हर्षवर्धन का, ठीक है। उसकी बहन नियमित रूप से, जो उसकी बहन थी राजश्री, वो क्या करती, नियमित रूप से जब भी कोई वाद विवाद होता था, कोई भी विचार विमर्श होता था, तो उसकी बहन सम्मानित रूप से उसके बगल में आके बैठा करती थी। और राजश्री जो थी वो राज के, यानी राज्य में होने वाले जो भी कार्य है, जो भी व्यवस्था है, यानी जो भी विचार व्यवस्था, उसमें अपना भाग योगदान देती थी, भाग लेती थी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में, हर्षवर्धन जो था उसने उत्तर भारत में जो था विजय अभियान चलाया, कई क्षेत्र जीत करके उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, साम्राज्य को बढ़ाया। उनकी मृत्यु के बाद जो साम्राज्य था वो टूटने लगा। हर्षवर्धन की जब मृत्यु होगी तो उस टाइम पे जो साम्राज्य था बिखरने लग गया, टूटने लग गया। इस प्रकार वर्धनों का शासनकाल जो था वो काफी कम रहा या छोटा रहा। जो वर्धनों का शासनकाल रहा वो क्या रहा? बहुत छोटा रहा। उत्तर भारत में वर्धन शासन चलाया। जो उत्तर भारत में था वर्धनों ने शासन चलाया। इसका शासन काल छोटा था। इसका शासन काल क्या था? छोटा था। दक्कन में चालुक्यों का शासन काल, दक्कन के साइड में क्या था? चालुक्यों का शासन काल चल रहा था, जो कि क्या था, वर्धन से पहले था और बाद में भी रहा। यानी पहले भी जब वर्धन नहीं आए थे उस टाइम पर भी उनका चल रहा था, और जब वर्धन चले गए तब भी उनका शासन चल रहा है, यानी कि वर्धनों से ज्यादा चला। फिर आता है चालुक्य। चालुक्यों ने क्या किया? वर्धन से भी लंबे समय तक शासन किया। जो वर्धन वंश थे उनसे भी लंबे समय तक क्या क्या शासन किया। लेकिन दक्षिण भारत में पल्लवों का शासन, लेकिन दक्षिण भारत में क्या, जो पल्लव का जो शासन था, पल्लव जो वंश थे उनका जो शासन था, इसका शासन जो चालुक्य और वर्धन दोनों से ही लंबा रहा, या दोनों से ही लंबे समय तक चलता रहा। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है हर्षवर्धन ने राज्यों की आय जो था उसको 4 भागों में बांट दिया था। कौन कौन सा था? सरकारी कार्य, सबसे पहले सरकारी कार्य से जो पैसा लगने वाला है वो, ठीक है। लोक सेवाओं का वेतन, लोगों को देने वाला जो वेतन है उसको बांटा था। प्लस
जो बौद्धिक उपलब्धियां हैं, पुरस्कार है, उसको भी अलग किया था, प्लस जो उपहार वगैरह थे उनको भी अलग कर दिया था। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? पल्लव। क्या आता है हमारा? पल्लव। ठीक है, देखो पल्लव ने दक्षिण भारत में, जो पल्लव थे, पल्लवों ने दक्षिण भारत में शासन किया। कहां पे शासन किया? दक्षिण भारत में शासन किया। दक्षिण भारत का मुख्य राजवंश था ये। क्या? दक्षिण भारत का मुख्य राजवंश था। इस वंश ने तीसरी सदी से छठी सदी तक लंबा शासन किया। इस वंश ने क्या किया? तीसरी सदी लेकर के छठी सदी तक लंबा शासन किया। शुरू में वे आज के उत्तरी तमिलनाडु के शासक थे। शुरू में क्या थे? शुरुआत में क्या थे? आज का जो तमिलनाडु ना, वहां के क्या थे? और शासक थे, और उनकी राजधानी कांचीपुरम थी, और उनकी राजधानी थी वो क्या थी? कांचीपुरम थी। बाद में उन्होंने एक बड़ी क्षेत्र शक्ति बनाकर एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार स्थापित कर लिया। यानी उन्होंने बाद में क्या हुआ? एक बड़ा क्षेत्र शक्ति बनाया, उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस क्षेत्र में कई छोटे शासकों के राज्य शामिल थे। इस क्षेत्र में क्या थे? कई छोटे छोटे शासक थे जिनका शासन स्थापित था। ठीक है, उन्होंने अपने विस्तृत क्षेत्र वाले शासन को पांड्य और चालुक्य से युद्ध करके बचाए रखा था। उन्होंने क्या किया? जो पल्लव वंश, उन्होंने क्या करा? अपने जो शासन वाला क्षेत्र था उसको पांड्य और चालुक्य से युद्ध करके उन्होंने बचाए रखा था। लगभग मध्य 8वीं सदी से उनकी जो शक्ति थी वो क्षीण होने लग गई या फिर कम होने लग गई थी। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? चालुक्य। क्या आता है हमारा? चालुक्य वंश। चालुक्यों का उदय पश्चिम दक्कन में महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र और उनकी कर्नाटक के शासक के रूप में हुआ था। ये चालुक्यों का जो उदय था पश्चिमी दक्कन में महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र और उत्तरी कर्नाटक के, यानी उत्तरी कर्नाटक के शासकों के रूप में हुआ था। जल्दी ही वे एक विस्तृत साम्राज्य के अधिपति हो गए। बहुत जल्दी क्या हुआ? एक बहुत बड़े साम्राज्य के अधिपति हो गया, शासक बन गया। उन्होंने वातापी में अपनी राजधानी बनाई। उन्होंने क्या किया? वातापी में अपनी राजधानी को बनाया, फिर वातापी में अपनी राजधानी को स्थापित किया। ठीक है, और वहां पे राष्ट्रकूटों के द्वारा जो राष्ट्रकूट थे उनके द्वारा क्या हुआ? बादामी के चालुक्यों को, जो बादामी के जो चालुक्य थे उनको पदच्युत कर दिया। पदच्युत मीन्स क्या होता है? पद से हटाना, पद से हटा देना, पदच्युत कर दिया गया। ठीक है, उनकी एक छोटी सी शाखा थी जिसने 631 से 5 सदियों तक क्या किया? आंध्र प्रदेश में शासन किया। कब तक शासन किया? 5 सदियों तक आंध्र प्रदेश में शासन किया। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? भाषाई विकास। हम देखने वाले जो भाषा है वो किस तरीके से हमारी भाषा का विकास हुआ। पहले कौन सी भाषा थी और अब कौन सी भाषा हम बोलते हैं, या अब हमारी कौन सी भाषा है। इतना क्लियर है? ठीक है, प्रारंभिक मध्यकाल अनेक भाषाओं के विकास क्रम का काल है। जो प्रारंभिक जो मध्यकाल है अनेक भाषाओं का, बहुत सारी भाषाओं का विकास क्रम या विकास काल रहा है। प्रथम, यानी जो बात करें सबसे पहले, प्रथम लगभग 600 ईसा से मध्य भारतीय आर्य भाषाओं के तीसरे चरण, आर्य भाषा के तीसरे चरण अर्थात प्राकृत भाषाओं का उदय और विकास शुरू हुआ। यानी मध्य भाषा के प्राकृत भाषा का उदय और विकास शुरू हुआ कब से? 600 ईस्वी से। इतना जान लो। डन है? ठीक है, अब आता है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा क्या थी? पुराने भारतीय, यानी जो सबसे आज से पुराना भारतीय था वहां पे तब बोली जाती थी। आर्य भाषा में पुरातन और वैदिक संस्कृत में शामिल थी। कहां पे शामिल थी? वैदिक जो संस्कृत है उसमें शामिल थी। मध्य भारतीय आर्य भाषाओं के इस तीसरे चरण को भाषाविदों ने अपभ्रंश की संज्ञा दी है। क्या है? अपभ्रंश की संज्ञा दी है। किसने? भाषाविदों ने, जो भाषा के जो विद्वान थे उन्होंने। इसी से हिंदी और मराठी जैसे नई अथवा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 10वीं सदी से विकसित होने लगी थी, विकास में आने लगी थी, अस्तित्व में आने लगी थी। संस्कृत साहित्य और धर्म की भाषा तो थी ही, जो संस्कृत थी वो साहित्य और धर्म की भाषा तो थी ही। राज्यों की कार्यालयी भाषा भी थी। ये क्या थी? राज्यों की कार्यालयी भाषा भी थी। प्रारंभिक मध्यकाल, जो प्रारंभिक शुरुआती मध्यकाल था, मध्यकाल में जैन भी संस्कृत के पक्ष में अपनी मगधी प्राकृत भाषा को त्याग रहे थे। जो जैन जो लोग थे वो लोग क्या कर रहे थे? जो संस्कृत के पक्ष में, यानी संस्कृत के पक्ष में क्या कर रहे थे? जो उनकी अपनी जो जो मगधी भाषा थी उसको भी क्या करते हैं? उसको प्राकृत भाषा को त्याग रहे थे और मगधी भाषा को अपना रहे थे। ठीक है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। तृतीय क्या था? उसका था तृतीय। ठीक है, साहित्य भाषा के रूप में कन्नड़ और तेलुगु के आधारों के साथ तमिल का लगातार विकास हो रहा था। साहित्य भाषा के उदय रूप में जो कन्नड़ और तेलुगु के आधारों के साथ में तमिल का जो लगातार था विकास हो रहा था। तमिल के विकास को भक्ति आंदोलन से भारी बढ़ावा मिला। जो तमिल का जो विकास था उसके क्या हुआ? भक्ति आंदोलन को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। साहित्यिक स्रोतों से
पता लगता है कि यानी साहित्य स्रोत से हमें यह ज्ञात होता है, पता लगता है कि राज्य के संरक्षण और शाही सहयोग के बल पर कन्नड़ एक साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। यानी साहित्य से हमें यह पता चलता है कि जो राज्य के संरक्षण या राज्य को बचाने के लिए जो हमारी शाही और संरक्षण और शाही सहयोग के बल पर शाही सहयोग के बल पर कन्नड़ और जो साहित्य भाषा के रूप में क्या हुआ, कन्नड़ थी साहित्य भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता हमारा धर्म। क्या आता हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा धर्म। धर्म के क्षेत्र में वैष्णव और शैव, धर्म के क्षेत्र में वैष्णव और शैव संप्रदाय। वैष्णव कौन थे? विष्णु की पूजा करने वाले। शैव कौन थे? शिव की आराधना करने वाले, पूजा करने वाले। ठीक है, महत्वपूर्ण थे ये संप्रदाय। क्या थे? महत्वपूर्ण थे। शैव संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय से आगे चल, जो शैव संप्रदाय था यानी शिव की आराधना करने वाले संप्रदाय था, वो संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय से आगे चल रहा था। दक्षिण भारत में, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, दक्षिण भारत में तमिल भाषा का भक्ति आंदोलन का जबरदस्त बोलबाला था। यानी कि दक्षिण भारत में तमिल भाषा का जो था भक्ति आंदोलन में बहुत जबरदस्त बोलबाला था। यह एक शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन का केंद्र बन गया था। यह क्या था? यह शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन का केंद्र बन गया था। नयानार और अलवार संत कहे जाने वाले दोनों इसके प्रबल पक्षधर थे। यानी कि नयानार और अलवार संत कहे जाने वाले दोनों ही क्या थे? इसके प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने अपने संप्रदाय के प्रसार के लिए यात्राएं की। उन्होंने अपने संप्रदाय के प्रसार, अपने संप्रदाय को बढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए, अपने अनुयायी बढ़ाने के लिए क्या यात्राएं की। वाद विवाद के कई क्या क्या वाद विवाद भी किए, नृत्य के और क्या क्या नृत्य भी किए, गीत गाए और अपने देवताओं की प्रस्तुति में सुंदर गीतों की रचनाएं भी की। उन्होंने राजाओं और जनता को अपने पंथ में धर्मांतरित किया या धर्म परिवर्तित किया। ठीक है, यानी बुलाया। भक्ति भावना ने न्यायपूर्ण जाति व्यवस्था की कठोरता को कम किया। भक्ति भावना क्या हुआ? जो अन्यायपूर्ण जो जाति व्यवस्था की जो धारणा थी उसको, कठोरता को कम किया। बौद्ध धर्म से राज्य के संरक्षण समाप्त होते जा रहा था। ये बौद्ध धर्म से जो राज्य का संरक्षण था समाप्त होता जा रहा था। मैत्रक राजा ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। जो मैत्रक के जो राजा थे उन्होंने बौद्ध धर्म को क्या हुआ? संरक्षण प्रदान किया। नालंदा बौद्ध शिक्षा का जो नालंदा था, नालंदा महाविश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा बौद्ध शिक्षा के सारे केंद्रों में प्रसिद्ध के शिखर पर था, पहुंच गया था। इस केंद्र के साथ विक्रमशिला, उदंतपुरी और सोमपुर जैसे कुछ अन्य केंद्र भी जुड़ गए थे। इसके साथ में क्या हुआ? विक्रमशिला, उदंतपुरी और सोमपुर जैसे कुछ अन्य केंद्र भी जुड़ गए थे जो कि शिखर पर थे या प्रसिद्ध थे। गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में जैन धर्म से भी राज्य के संरक्षण हटता जा रहा था। जो गुजरात और जो राजस्थान है वहां पर भी क्या हुआ? वहां के क्षेत्रों से भी जैन धर्म से भी क्या राज्य का संरक्षण हटता जाता। लेकिन इसने लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता बनाए रखा। लेकिन इसने क्या कहा? अपने लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता को बनाए रखा। किसने? जैनों ने, जैन धर्म ने। ठीक है, कन्नड़ क्षेत्र जैनों का गढ़ बन गया था। जो कन्नड़ क्षेत्र था वो क्या था? जैनों का गढ़ बन गया था। आरंभिक मध्यकाल में, शुरुआती मध्यकाल में इन दोनों धर्म, ये दोनों धर्म थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है, और ब्राह्मण के बीच में लंबे समय तक क्या कहते हैं? प्रतिद्वंदता चली या उत्पीड़न, यानी कि उत्पीड़न का दौर चला, यानी कि दुख भरा दौर चला, यानी वाद विवाद होते रहते थे, प्रतिद्वंदता होती रहती थी। निसंदेह इन शताब्दियों में ऐसे कई राजा हुए जिन्होंने सभी धर्मों के प्रति समान आदर का भाव रखा। यानी निसंदेह, यानी बिना ये कोई संदेह की बात नहीं है, इस शताब्दियों के समय में कई ऐसे राजा है जिन्होंने क्या किया? सभी धर्मों के यानी सभी धर्मों को समान आदर दिया, सभी धर्मों को समान माना और क्या क्या उनके लिए एक समान भाव प्रकट किया। लेकिन ऐसे भी राजा थे जो असहिष्णुता और कट्टरता की प्रतिमूर्ति थे। कुछ ऐसे राजा भी आए जो क्या थे? यानी कि उसको सहन ही नहीं करना चाहते, कट्टर भी थे, यानी कट्टरता भी उनके अंदर थी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है तांत्रिकवाद से पूरे उपमहादेश में। तांत्रिकवाद तक कब शुरू हुआ? जब स्त्री पूजा शुरू हुई। ठीक है, तांत्रिकवाद पूरे उपमहाद्वीप में धार्मिक जीवन की प्रमुख विशेषता बनता जा रहा था। यानी प्रमुख क्या था? प्रमुख विशेषता जो था बनाता जा रहा था। तांत्रिकवाद ने नारी देवी शक्ति, जैसे मैंने कहा, तांत्रिकवाद ने नारी देवी शक्ति, जिसमें आमतौर पर बौद्ध धर्म में तारा और ब्राह्मण धर्म में शक्ति, यह देवी कहा जाता था। इनको क्या देवी कहा जाता था। नारी को, शक्ति को रहस्यमय विश्वासों और इंद्रजलिक यानी जादूगर कह सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसी छुपी हुई शक्तियां कह सकते हो आप, जादूगर, देव, ठीक है, अभ्यासों के समूह से जोड़ा था। इनको क्या? अभ्यास के समूह से जोड़ा था। इंद्रजलिक शक्तियों से बताया गया था। तो महिलाओं को स्थिति जो बेहतर हो गई थी जब ये तांत्रिकवाद स्टार्ट हुआ था।
तांत्रिक धर्म का सजीव चित्रण, हर ये तांत्रिकवाद का जो हमें सजीव चीजें देखने को मिल सकता है किसमें मिल सकता है, हास्य चरित्र की जो पुस्तक है उसमें हमें देखने को मिल सकता है। संक्रमण के इस काल में पश्चिमी तट और सिंध में इस्लाम का आगमन हो रहा था। पश्चिमी तट और सिंध में क्या हुआ, इस्लाम का आगमन हो रहा था। पूर्वी तट और पश्चिमी तट से ईसाई समुदाय का फैलाव धीरे धीरे हो रहा था। पूर्वी तट और पश्चिमी तट से क्या हुआ, धीरे धीरे इसका फैलाव होता जाता, बढ़ता जा रहा था। अब हमारा था नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कला और स्थापत्य। क्या था, कला और स्थापत्य। सेल निर्मित, सेल मींस क्या होता है, पत्थर था। सेल क्या था, हमारा पत्थर था जिसे काट करके बनाया गया था। ठीक है, सेल निर्मित मंदिर और मठ आमतौर पर पहाड़ियों और खड़ी चट्टानों में कृत्रिम गुफाओं जैसे प्रतीत होते हैं। यह संरचनात्मक स्थापत्यों से अलग है। ये क्या, संरचनात्मक स्थापत्यों से अलग है। उन दोनों के कालक्रम का विस्तार भी अलग है। इन दोनों कालक्रम का विस्तार भी है, वो क्या है, अलग है। सेल स्थापत्य का आरंभ, जो सेल स्थापत्य का जो आरंभ था कब से हुआ था, मौर्य काल में हुआ था। कब हुआ था, मौर्य काल में हुआ था। इसका सर्वाधिक जो सक्रिय रूप हमें देखने को मिलता है वो कहाँ मिलता है, अजंता और एलोरा की गुफाओं को देख करके हमें पता चलता है या फिर देखने को मिलता है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संरचनात्मक मंदिरों का विकास और स्थापत्य का अंत में हो जाने के बाद, यानी संरचनात्मक मंदिरों का जो संरचनात्मक जो मंदिर थे उनका विकास और सेल स्थापत्य का जो सेल स्थापत्य है, संरचनात्मक क्या है, ईंटों और बालुओं से बनाए जाने लग गए थे। ठीक है, प्लस सेल स्थापत्य का अंत हो गया, पत्थरों को काट करके जो बनाए जाते थे ना, पहाड़ियों काट के बनाए, उनका जो था अंत हो जाने के बाद क्या हुआ, प्रस्तर या ईंटों से बनी, यानी प्लस्तर या ईंटों से बनी है। प्लस्तर क्या होता है, जो रेता बालू, जो प्लस्तर क्या है जैसे हमारे घरों में होता है वैसा सेम ईंटों से जो दीवार खड़ी करके गई थी बनाई जाती थी। स्वतंत्र रूप से खड़े ढांचों के उदाहरण पूर्व काल में ही हमें देखने को मिल जाते हैं, या पूर्व काल से ही देखने को मिलते हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। मध्यकालीन मंदिर अनेक विशेषताओं से युक्त ढांचे थे, यानी मध्यकालीन जो मंदिर थे वो कहते हैं अनेक विशेषताओं से युक्त थे। ठीक है, गुप्त काल में गर्भगृहों की, यानी गुप्त काल में जो गर्भ यानी अंदर का जो कमरा होता है, गर्भगृह का कहाँ होता है, जहाँ मंदिर बनाए जाते थे ना, उसका जो मेन जो जहाँ पे मंदिर होता था ना उसे गर्भगृह कहा जाता था। ठीक है, गर्भगृह की जो छत होती थी, क्या होती है, छतों को सपाट पर शिखर को जोड़ा था। उसके सपाट पर क्या, यानी सपाट एक छत होती है, उसके ऊपर शिखर जोड़ा जाता था। ठीक है, जोड़ा था। ऐसा जुड़ा हुआ संयोजन के प्राचीनतम उदाहरण हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, कानपुर के निकट कानपुर के निकट एक भीतर गांव नाम का एक जगह है, भीतर गांव है, वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, झांसी के निकट में एक देवगढ़ वहां देखने को मिलता है, प्लस बादामी के निकट एहोल में हमें देखने को मिलता है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विज्ञान के क्षेत्र में विकास। अब देखने को क्या आता है हमारे पास, विज्ञान के क्षेत्र में विकास। तो हमारा आता है अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गणित और खगोल शास्त्र। क्या आता है हमारा, गणित और खगोल शास्त्र। विज्ञान के क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त इस साल के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। जो विज्ञान का जो क्षेत्र है उसमें ब्रह्मगुप्त जो है इस क्षेत्र के इस साल के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। उन्होंने गणित में बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने क्या किया, गणित में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। वह नकारात्मक संख्या को मान्यता देने वाले प्रथम व्यक्ति थे, विश्व के पहले व्यक्ति थे। जो ब्रह्मगुप्त थे उन्होंने नकारात्मक वैल्यू को, जो माइनस में जो नेगेटिव में जो वैल्यू होती थी, जैसे -1 -2, इन वैल्यू को भी उन्होंने क्या किया, जो मान्यता प्रदान की। उन्होंने नकारात्मक संख्या को ऋण, यानी जो नकारात्मक संख्या है उसे ऋण कहा, और जो सकारात्मक संख्या उसको धन के रूप में प्रस्तुत किया। पाइथागोरस प्रमेय को प्रमाणित करने की उनकी एक विधि के बारे में, जो पाइथागोरस जो प्रमेय था उसको प्रमाणित करने की जो उनकी एक विधि थी, विधि के बारे में पश्चिमी जगत को 17वीं सदी तक अनजान थी। इससे पश्चिमी जगत क्या था, 17वीं सदी तक उससे अनजान रहा या फिर अनभिज्ञ रहा। आर्यभट्ट के समान ब्रह्मगुप्त भी एक खगोल शास्त्री थे। जो आर्यभट्ट के समान क्या थे, जो ब्रह्मगुप्त थे वो भी क्या थे, खगोल शास्त्री थे। उन्होंने एक वेधशाला की स्थापना की, जहाँ पे वो वेधशाला की जहाँ पे दवाई वगैरह बना करते थे ना, वेधशाला की स्थापना की, जहाँ पे दवाइयों का काम होता है। वैद होता है ना, पहले वैद चलते थे वैसे। ठीक है, और सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह का एक दूसरे के साथ मूव करना तथा तारों के साथ तारों के साथ जो भी संबंध थे उन पर कार्य करते रहते थे। उन पर क्या करते, कार्य करते रहते थे। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चिकित्सा। क्या आता है हमारा लास्ट पॉइंट, हमारा चिकित्सा।
क्या है, आयुर्विज्ञान में वाघभट्ट को, जो आयुर्विज्ञान है, आयुर्विज्ञान में वाघभट्ट को उस काल का अग्रिम विद्वान माना जाता है, यानी बहुत अच्छा विद्वान माना जाता है। वाघभट्ट नाम की दो आयुर्विज्ञानी हैं, यानी आर्यभट्ट वाघभट्ट नाम के दो आयुर्विज्ञानी हैं। प्रथम ने अष्टांग संघ नामक पुस्तक की रचना की। जो प्रथम थे उन्होंने अष्टांग संघ नाम के एक पुस्तक है उसकी रचना की। दूसरे वाघभट्ट ने एक शताब्दी तक अष्टांग हृदय संहिता नामक ग्रंथ लिखा। दूसरे क्या हुआ, अष्टांग हृदय जो नामक है उसका एक ग्रंथ लिखा। दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, दोनों कहते हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नालंदा और विक्रमशिला में आयुर्विज्ञान का अध्ययन मनोयोग पूर्वक होता था, यानी दो जो नालंदा और विक्रमशिला में आयुर्विज्ञान का जो अध्ययन होता था मनोयोग में के पूर्वक होता था, मनोयोग पूर्व होता था। तो फ्रेंड्स आज का जो आपका ये चैप्टर है यहीं पे एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम, प्लीज इस वीडियो को एक बार और देखें और हाँ अपने यार दोस्तों में शेयर करें ताकि वो लोग भी हमारी वीडियोस देख सके। और हाँ अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दे और कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर कर दूं। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।